Hello everyone. Today this is our 12th session of C programming language. In previous session we learned about how to create basic programs using operators. है ना? आपने आपके previous session में ये देखा था कि यार आप कैसे यहाँ पर C का प्रोग्राम क्रिएट करोगे, है ना? और जो प्रोग्राम आप क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर आप कैसे ऑपरेटर्स का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है? And now today in this session we are going to learn about how to take values from user in C program. आज के हमारे इस सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि हम कैसे यूजर से वैल्यूज गेट करेंगे हमारे C के प्रोग्राम में, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या अगर मुझे यहाँ पर यूजर से वैल्यू गेट करना है तो क्या मुझे यहाँ पर कोई और फंक्शनलिटी ऐड करना रहेगी, क्या मुझे कोई और फंक्शन यूज करना रहेंगे? तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम से। तो जैसा कि आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा टर्बो C7, है ना? यहाँ पर आपको सबको अपनी अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा टर्बो C7। तो अब यहाँ पर हम सिंपली लिखते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा बेसिक प्रोग्राम टू टेक वैल्यू फ्रॉम यूजर, है ना? यहाँ पर मैंने क्या हेडिंग दे दी है, बेसिक प्रोग्राम टू टेक वैल्यू फ्रॉम यूजर, है ना? ये मैं बेसिक प्रोग्राम बना रहा हूँ, किस लिए? बेसिक प्रोग्राम टू टेक वैल्यू फ्रॉम यूजर, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में आता है हैश इंक्लूड, आपने यहाँ लिखा stdio.h, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड, आपने लिखा है यहाँ पर conio.h। फिर अगर हम बात करते हैं, क्या ये तो कॉमन सिंटैक्स है कि इतना तो आपको लिखना ही है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया void main, और void main के बाद में मैंने यहाँ पर फिर क्या कर दिया, तो सबसे पहले जो इनिशियल स्ट्रक्चर होता है, क्या आप यहाँ पे लिखते हो CLR SCR के बाद में फिर आपको लिखना रहता है get ch, ठीक है? तो ये तो मैंने लिख दिया। अब मैंने बोला मुझे करना क्या है, तो सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पर यूजर से वैल्यू गेट करना है। अब अगर मुझे यहाँ पर यूजर से वैल्यू गेट करना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या लिखना रहेगा, यहाँ पर एक वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना रहेगा कि किस स्पेसिफिक वेरिएबल पर मैं यूजर से वैल्यू गेट करना चाहता हूँ। तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिख दिया इंट ए। अब अगर आपने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है इंट ए, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने इंट ए लिख तो दिया है, अब इसके बाद में आपको इस ए की वैल्यू यूजर से गेट करना है। अब ए की वैल्यू अगर आपको यहाँ पर यूजर से गेट करना है तो उस केस में अब क्या होगा, आप यहाँ पर सिंपली यूजर को एक मैसेज प्रिंट करवाओगे, यूजर को एक सिंपली मैसेज डिस्प्ले करवाओगे, और वो मैसेज क्या रहेगा, प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ के बाद में यहाँ पर मैंने क्या लिखा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एंटर वैल्यू ऑफ ए। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, एंटर वैल्यू ऑफ ए। अब अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया है एंटर वैल्यू ऑफ ए, मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पर सेव करता हूँ, है ना? ये प्रोग्राम मेरा कहाँ पे, सी यूनी प्रो नाम के फोल्डर के अंदर procten नाम से सेव हुआ है। अब अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखते हैं हम यहाँ पर हमारे आउटपुट स्क्रीन पर कैसा क्या मुझे आउटपुट मिलेगा। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को कंपाइल करके रन किया तब यहाँ पर मुझे मिल रहा है एंटर वैल्यू ऑफ ए, है ना? तो ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं यहाँ पर ए की वैल्यू एंटर करूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पर कोई वैल्यू को इंसर्ट करने गया, जैसे ही मैंने कोई की प्रेस करी, वैसे ही मैं डायरेक्टली कहाँ आ गया, अपनी ब्लू स्क्रीन पर आ गया। तो अब यहाँ पर जो मैंने वैल्यू एंटर करी थी, क्या वो वैल्यू कहीं पर स्टोर हुई है क्या, या वो वैल्यू कहीं पर गई है क्या, कहाँ गई वो वैल्यू? तो वो तो वैल्यूज मुझे पता नहीं कहाँ मिली है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं फिर से अपनी आउटपुट स्क्रीन देखता हूँ Alt F5 से, तब यहाँ पर मुझे फिर से वही स्टेटमेंट मिल रहा है एंटर वैल्यू ऑफ ए, लेकिन मुझे यहाँ पर मेरी वैल्यू नहीं दिख रही है। तो फिर अब क्या, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूजर से वैल्यू गेट करने की, कि अगर आपको यूजर से वैल्यू गेट करना है तो उस केस में आपको यहाँ पर एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, एंड दैट फंक्शन इज नोन एज स्कैनफ फंक्शन। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमें यहाँ पर यूजर से अगर वैल्यू गेट करना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, तो हमें यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब ये स्कैनफ फंक्शन वर्क कैसे करता है, तो जैसा कि आपने यहाँ पर लिखा है इंट ए। अब जैसे ही आपने यहाँ पर इंट ए लिखा हुआ है तो उस केस में क्या हुआ, इंट ए लिखने पर, है ना, आपने इंट ए लिखा, इंट ए लिखने पर मेमोरी में एक ब्लॉक अलोकेट होगा, ठीक है? अब ये जो आपने लिखा है इंट ए, है ना, आपने यहाँ पर जो लिखा है इंट ए, तो अब सबसे पहले आप ये देखोगे कि ये जो ए आपने लिखा है वो ए वेरिएबल किस टाइप का है। तो मैंने देखा यहाँ पर वो ए वेरिएबल मेरा इंट टाइप का है, तो यहाँ पर आपको जो मेमोरी एलोकेट होगी उस मेमोरी के एलोकेशन पर, है ना, आपके कितने बाइट्स रिजर्व होंगे, आपके 2 बाइट्स रिजर्व होंगे। तो सिंपल सी बात है, वो जो ए वेरिएबल है ना, वो कितने बाइट्स का है, 2 बाइट्स का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो ए वेरिएबल को 2 बाइट्स मेमोरी यहाँ पर एलोकेट हो चुकी है,
ठीक है, अब ये तो मुझे समझ में आ गया है, क्या मैंने इंट ए लिखा है, यहाँ पर इसको एक 2 बाइट्स का ब्लॉक अलोकेट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल इस ए का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, मैंने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लिख दिया 1000, है ना, हो सकता है कि यहाँ पर इसका एड्रेस क्या हो 1000। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि यार यहाँ पर मैंने लिखा है 1000 और ये क्या है इसका एड्रेस, क्या इस स्पेसिफिक एड्रेस पर 2 बाइट्स की यहाँ पर क्या 2 बाइट्स का यहाँ पर ब्लॉक अलोकेट हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर आपके पास में मैंने बोला कि मुझे यूजर से वैल्यू गेट करना है, तो यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए आपके पास में एक फंक्शन है और वो फंक्शन क्या है आपका स्कैनफ। तो अब स्कैनफ के अंदर मुझे करना क्या है, तो ध्यान से देखना, स्कैनफ मैंने लिखा है मतलब मुझे यूजर से वैल्यू गेट करना है। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आपको वैल्यू गेट करना है, यस आई वांट टू टेक वैल्यू, है ना, फ्रॉम यूजर। तो अगर आपको यहाँ पर यूजर से वैल्यू गेट करना है तो अब आपको यूजर से किस टाइप की वैल्यू गेट करना है, तो मैंने बोला %d। अब %d मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, मेरे पास में जो मेरा वेरिएबल है कौन सा a, तो वो a का टाइप क्या है इंटीजर, और अगर a का टाइप यहाँ पर इंटीजर है तो उस केस में यहाँ पर मैं स्कैनफ के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लिख दूंगा %d, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो इंटीजर वेरिएबल आपको गेट करना है वो स्पेसिफिकली 2 बाइट्स का होगा, है ना, कि यार उसकी जो रेंज होगी, जो बाइट्स होगी वो 2 बाइट्स होंगी और वो 2 बाइट्स के अकॉर्डिंगली कुछ रेंज कैरी करके रखता है। तो उस रेंज के बीच में मुझे यहाँ पर जो वेरिएबल दे के रखा है ए वेरिएबल, है ना, जो कि इंटीजर टाइप का है, उसके एड्रेस पर यहाँ पर वैल्यू को गेट करके स्टोर करना है, उसको यहाँ पर गेट करके स्टोर करना है। तो ये यहाँ पे चेक कर लेगा कि %d इंटीजर के लिए वैल्यू गेट कर रहे हो और क्या ये a भी इंटीजर है, अगर हाँ तो इस a के एड्रेस पर यहाँ पर, है ना, आप जो भी वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हो तो स्कैनफ की हेल्प से आप यहाँ पर यूजर से वैल्यू गेट करके यहाँ पर क्या कर दोगे, उसे सेट करवा दोगे। तो यहाँ पर क्या सेट हो गया मेरा a की वैल्यू। सेम अगर हम बात करते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे फ्लोट वैल्यू लेना है तो सिमिलरली अगर आपने फ्लोट बी लिख दिया तो फ्लोट बी के केस में क्या होगा आपका, कि यार आपको यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगी, है ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्लोट बी, क्या मैंने लिखा है यहाँ पर फ्लोट बी। अब अगर हम यहाँ लिखते हैं फ्लोट बी, तो फ्लोट बी के केस में क्या होगा यहाँ पर, तो फ्लोट बी के केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि आपको एक ब्लॉक अलोकेट होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ब्लॉक अलोकेट होने के बाद में वो जो ब्लॉक अलोकेट होगा वो अलोकेट होगा 4 बाइट्स का, ठीक है, और उसका नाम क्या रहेगा यहाँ पर बी, ठीक है। हो सकता है इसका एड्रेस यहाँ पर कितना हो, तो इसका एड्रेस में बी 1004 हो, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये फ्लोट के लिए यहाँ पर ब्लॉक अलोकेट हो जाएगा। अगर इस पे यूजर से वैल्यू गेट करना है आपको तो आप क्या करोगे, स्कैनफ का यूज करोगे। स्कैनफ का अगर आपको यूज करना है तो स्कैनफ का यूज कैसे करोगे, तो आप सिंपली यहाँ पर लिखोगे स्कैनफ। स्कैनफ क्या करेगा, तो स्कैनफ ये देखेगा क्या मुझे यहाँ पे यूजर से वैल्यू गेट करना है, किस टाइप की, फ्लोट टाइप की। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फ्लोट टाइप की वैल्यू गेट करना है, मतलब फ्लोट की कोई, ये जो फ्लोट है मतलब क्या, यहाँ पर वो जो ब्लॉक होगा वो कितने बाइट्स का होगा, 4 बाइट्स का होगा, उसकी स्पेसिफिक रेंज होगी, उस स्पेसिफिक रेंज में मुझे डेटा गेट करना है। लेकिन कहाँ गेट करना है, तो ये जो एक बी है वेरिएबल उसके एड्रेस पर, तो वो ये चेक कर लेगा कि ये जो बी वेरिएबल है क्या वो फ्लोट टाइप का ही है क्या, अगर हाँ तो उस पर वो प्रॉपरली आपके वैल्यू को गेट करके फीड कर देगा, इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, कुछ इस टाइप से अपना टास्क परफॉर्म करेगा। तो ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अब क्या करना है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर यूजर से कैसे क्या वैल्यू गेट करेंगे, है ना। तो हमारे प्रोग्राम पर चलते हैं हम, और प्रोग्राम पर चलने के बाद में हम हमारा आगे का टास्क परफॉर्म करते हैं। एक बार आप ये देख लीजिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम हमारे प्रोग्राम पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर टर्बो C7। अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया स्कैनफ, और स्कैनफ के अंदर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, तो स्कैनफ के अंदर मैंने लिखा %d के बाद मैंने लिख दिया m%a, मतलब a के एड्रेस पर, है ना, एक सिंपली वेरिएबल है उसके एड्रेस पर। क्योंकि आपने याद हो तो जब आपने ऑपरेटर्स पढ़े थे तो उसमें आपने एक पॉइंटर का ऑपरेटर पढ़ा था और उसमें देखा था m% मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो यहाँ पर m%a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एड्रेस ऑफ किसका, a का। तो a के एड्रेस पर वैल्यू आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। अब मैंने बोला कि यार अब और क्या कर सकते हैं अपन इसमें, तो एक काम करते हैं अपन यहाँ पर, जैसे कि मैंने इंटीजर वैल्यू गेट करी है, मैं क्यों ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ फ्लोट बी, ठीक है। मैंने फ्लोट बी लिखा, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ printf एंटर वैल्यू ऑफ बी। अपन एक फ्लोट वैल्यू भी लेकर देख लेते हैं, स्कैनफ, और स्कैनफ में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कर दिया %f,
और मैंने यहाँ पे कर दिया m% और मैंने यहाँ लिख दिया b। अब मैंने बोला क्या क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जब a ले रहा हूँ b गेट कर रहा हूँ, है ना, तो क्यों ना हम यहाँ पर एक काम करें कि हम c भी गेट कर ले, ठीक है। या फिर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं a और b लेकर बताता हूँ और c का फिर प्रोग्राम हम अलग से बनाकर देख लेंगे। या फिर अगर आपको c लेना ही है तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा कैर और मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली सी। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने पहले a लिखा है तो a की वैल्यू लेना है, b लिखा है तो फिर b की वैल्यू लेना है। मैंने यहाँ पर सिंपली क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा है कैर सी। और अब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे a के ऊपर ही कैरेक्टर गेट करना है तो आप a के ऊपर भी कैरेक्टर गेट कर सकते हो। आपने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ और प्रिंट एफ के बाद में आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है एंटर वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। अब मैंने ऐसा कुछ लिखा और ऐसा लिखने के बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया स्कैन एफ और स्कैन एफ में मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, तो मैंने लिखा है परसेंट। अब परसेंट में क्या जाएगा, यहाँ पर सी, कॉमा लगाकर मैंने क्या लिख दिया है, कॉमा लगाकर मैंने लिख दिया है m%c। अब अगर हम बात करते हैं कि अब इसके बाद में होगा क्या, तो जैसा कि आपने यहाँ पर सबसे पहले कैरेक्टर वैल्यू गेट करी है, फिर उसके बाद में आपने इंटीजर वैल्यू गेट करी है, फिर उसके बाद में आपने फ्लोट वैल्यू गेट करी है। ये सारी वैल्यूज गेट करने के बाद में हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इन तीनों वैल्यूज को प्रिंट करवा देते हैं। और प्रिंट करवाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इंटीजर वैल्यू में मैंने कर दिया यहाँ पर %d लाइन चेंज कॉमा करके मैंने लिख दिया यहाँ पर a। ये इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा। तो मैंने बोला इंटीजर के अलावा मैंने बोला मुझे फ्लोट भी तो प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट एफ और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, तो प्रिंट एफ में मैंने लिख दिया यहाँ पर फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिख दिया % फिर .2f, क्योंकि पॉइंट के बाद मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट चाहिए। मैंने यहाँ पे b प्रिंट करवा दिया और फाइनली मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, तो मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट एफ और प्रिंट एफ के अंदर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने लिख दिया कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। और कैरेक्टर वैल्यू में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर %c, यहाँ पे मैंने कर दिया लाइन चेंज कॉमा करके मैंने क्या कर दिया यहाँ पर c, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसे सेव किया। सेव करने के बाद में हम इसे यहाँ पर रन कर देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे क्या वर्क करेगा। तो अगर मैंने यहाँ पर इसे कंपाइल और देन रन किया, तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है एंटर वैल्यू ऑफ सी। तो मैंने यहाँ पर सी की वैल्यू, मतलब सी में क्या था आपका कैरेक्टर, मैंने लिख दिया यहाँ पर जी। फिर वो पूछा एंटर वैल्यू ऑफ ए क्या था इंटीजर वैल्यू, मैंने यहाँ पर लिख दिया 5। फिर क्या पूछा एंटर वैल्यू ऑफ बी में क्या थी फ्लोट वैल्यू, मैंने लिख दिया 7.8। मैंने करा फाइनल एंटर, तो मुझे क्या मिल गया, इंटीजर वैल्यू 5, फ्लोट वैल्यू 7.80 और कैरेक्टर वैल्यू मुझे मिल गई है यहाँ पर जी। ठीक है, तो ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर प्रोग्राम दिख रहा है, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए। आपने इस तरीके से यूजर से वैल्यूज गेट करी है और उनको प्रिंट करा है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम की, क्या मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ठीक है ये तो मैंने ऐसा प्रिंट करवा दिया है, लेकिन अब एक चीज और याद रखना कि जितने भी आप यहाँ पर कैरेक्टर्स इंसर्ट करते हैं, है ना, या जितने भी आप डिजिट्स यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, तो ये सारे डिजिट्स, ये सारे कैरेक्टर्स की क्या होती है, एक आस्की वैल्यू होती है। इन सब की क्या होती है, एक आस्की वैल्यू होती है ना। अगर हम बात करें कि अभी आस्की वैल्यू मतलब क्या, तो आप यहाँ पर सिंपली ऐसा देखोगे, नोटिस करोगे, मैंने यहाँ पे लिखा आस्की वैल्यू। ठीक, अभी आस्की वैल्यू होती क्या है, तो अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं, तो आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो अब ये है क्या, तो अब यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यार ये जो आस्की वैल्यू है, ये आस्की वैल्यू क्या है, एक सिंपली एक स्टैंडर्ड है। अब सिंपली एक स्टैंडर्ड है मतलब कैसा है कि यार यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, क्या मेरे पास में डेल का लैपटॉप है, ठीक है, और मेरे फ्रेंड के पास में भी डेल का लैपटॉप है, तो दोनों अगर सेम कंपनी है, ठीक है, दोनों कंपनी अगर सेम है ना, और यहाँ पर अगर मैं कुछ मैसेज सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर इसका जो कीबोर्ड का डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंगली डेल कंपनी के ही अगर कीबोर्ड पर मैंने मैसेज पास किया है, तो ठीक है, वो तो सही रहेगा। बट अगर मैं ऐसे बात करता हूँ कि यहाँ पर एचपी का लैपटॉप है,
है ना, किसी के पास में सोनी का है ना, किसी के पास में वायो का लैपटॉप है, तो उस केस में क्या है, अगर हर लैपटॉप की कंपनी अपने अपने अकॉर्डिंगली अपने कीबोर्ड को डिजाइन करे, उसके अंदर की कोडिंग अपने अकॉर्डिंग करे, तो मैसेज यहाँ पर आगे पीछे इंटरप्रेट हो सकता है। लाइकवाइज मैंने ऐसा बोला कि कल क्लास 5 o'clock पर है ना, और किसी और सिस्टम पर अगर मेरा मैसेज जाता है, किसी और कंपनी के लैपटॉप पर जाता है, तो उसमें वहां पर उसे मैसेज डिलीवर हुआ कि कल क्लास ऑफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है, कीबोर्ड की इंटरनल फंक्शनिंग है, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग दी है, तो उस अकॉर्डिंगली यहाँ पर वेरी अगर करती है कंपनी, तो उस केस में क्या होगा, आपका मैसेज गलत इंटरप्रेट होगा। तो इस केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर ये जो आपका कोडिंग सिस्टम रहता है, तो ये क्या फॉलो करता है, आपका आस्की वैल्यू फॉलो करता है। अब ये आस्की वैल्यू में होता क्या है, क्या जितने भी आपके पास में आपके कीबोर्ड के ऊपर कैरेक्टर्स है, उन सबकी एक स्पेसिफिक आस्की वैल्यू होती है, और वही आस्की वैल्यू सारे सिस्टम क्या करते हैं, एज ए स्टैंडर्ड की तरह फॉलो करते हैं। क्या अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास में मेरे ए की जो आस्की वैल्यू है, अगर मेरा लैपटॉप डेल का है, अगर आप यहाँ पर वायो का लैपटॉप की बात कर लो, एचपी के लैपटॉप की बात कर लो, वीडियोकॉन के लैपटॉप की बात कर लो, या एक्सवाईजेड लैपटॉप की बात कर लो, सब पर एक ही जो आस्की वैल्यू सेट की हुई है, जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, वही आपको मिलेगा। लाइकवाइज ऐसा बोल सकते हो कि जैसा आपने 9th-10th क्लास में देखा था कि हम पढ़ते थे एमकेएस यूनिट, है ना, और सीजीएस यूनिट, है ना, जिसको एमकेएस यूनिट को हम बोलते थे एसआई यूनिट, है ना, सिस्टम इंटरनेशनल, कि जहां पर लेंथ मेजर होगी मीटर में, वेट मेजर होगा केजी में, और टाइम मेजर होगा सेकंड में। ठीक है, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा। इन द सेम वे यहाँ पर भी सारे सिस्टम्स क्या फॉलो करते हैं, आपके आस्की वैल्यूज को फॉलो करते हैं। तो अब अगर अपन बात करते हैं कि अब ये आस्की वैल्यू क्या होती है, तो आस्की वैल्यू के केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे, क्योंकि अगर मैं कीबोर्ड के ऊपर कोई कैरेक्टर प्रेस करता हूँ, तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टर की आस्की वैल्यू फायर होती है, वो आस्की वैल्यू यहाँ पर फिर कन्वर्ट होती है किसमें, आपके बाइनरी में कन्वर्ट होती है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैसेज ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या आस्की वैल्यू की, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा बोला है कि अगर मेरे पास में कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए की आस्की वैल्यू होती है 65, कैपिटल बी की आस्की वैल्यू होती है 66, कैपिटल जेड की आस्की वैल्यू होती है यहाँ पर आपकी 90। लाइकवाइज मैंने बोला अगर स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए की आस्की वैल्यू होती है 97। अगर हम बात करें स्मॉल बी की, तो स्मॉल बी की आस्की वैल्यू होती है 98। अगर हम बात करें यहाँ पर स्मॉल जेड की, तो स्मॉल जेड की आस्की वैल्यू होती है 122। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहाँ पर जीरो की, तो जीरो की आस्की वैल्यू होती है 47। फिर अगर हम 48। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर वन की, तो वन की आस्की वैल्यू होती है यहाँ पर 49। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर नाइन की, तो नाइन की आस्की वैल्यू होती है यहाँ पर आपकी 57। तो लाइकवाइज अगर मैं बात करता हूँ अब यहाँ पर अपने प्रोग्राम की, क्या मैं फिर से अपने प्रोग्राम पर आता हूँ, यहाँ पर टर्बो C7 आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर अगर मैंने ऐसा प्रिंट करा, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया आस्की वैल्यू ऑफ। अब आस्की वैल्यू ऑफ किसकी, तो मैंने बोला कि यहाँ पर जो भी मैं कैरेक्टर एंटर करूंगा उसकी, तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, मैंने बोल दिया आस्की वैल्यू ऑफ, है ना, जो भी मैं कैरेक्टर एंटर करूंगा उसकी, तो जो कैरेक्टर एंटर करूंगा वो तो किस में जाएगा, सी में जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि अब आस्की वैल्यू निकालना है, तो ये आस्की वैल्यू क्या आपके कैरेक्टर में आ रही है, क्या नहीं, कैरेक्टर की आ रही है, लेकिन वो आस्की वैल्यू तो है तो आपका डेसिमल नंबर, इंटीजर में आएगा, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। तो अब इससे क्या होगा, आस्की वैल्यू ऑफ %d, है ना, सॉरी आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, मैंने लिख दिया आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा %d, तो %d पे उस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। आप ऐसा बोलो कि यार क्या यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है क्या कि कैरेक्टर की आस्की वैल्यू प्रिंट हो गई है, तो क्या वैल्यू से आपका कैरेक्टर प्रिंट हो सकता है, हाँ ऐसा भी पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, तो प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा लिखा क्या कि यार यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैरेक्टर फ्रॉम आस्की वैल्यू, है ना, मैंने क्या लिख दिया, कैरेक्टर फ्रॉम आस्की वैल्यू। अब यहाँ पर मैंने लिखा कैरेक्टर फ्रॉम आस्की वैल्यू, मैंने यहाँ पे कर दिया %c, मैंने कर दिया लाइन चेंज और कॉमा करके मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया 65। 65 इज सिंपली फॉर कैपिटल ए। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ। अब जब मैंने इसे यहाँ पे रन किया तो देखते हैं मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है स्मॉल ए की आस्की वैल्यू हमने क्या लिखी थी 97, ठीक है।
फिर अगर हम बात करते हैं एंटर वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए में मैंने लिख दिया 78, मैंने लिख दिया बी, मैंने लिख दिया 32.34, एंटर किया। तो अब देखेंगे आप यहाँ पर इंटीजर वैल्यू तो आपको 78 मिली है ना, फिर आपको फ्लोट वैल्यू 32.34 मिली है, कैरेक्टर आपको मिला है ए, और ए कैरेक्टर की आज की वैल्यू कितनी मिली है आपको 97, और मैंने वहां पर क्या लिखा था 97, मैंने लिखा था 65 के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ क्या है, कैरेक्टर फ्रॉम आज की वैल्यू क्या है आपका ए। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आपने आपके यूजर से वैल्यूज गेट करी है और यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपने क्या करा है, मल्टीपल वैल्यूज ली है, तो अपने यहाँ लिख देते हैं बेसिक प्रोग्राम टू टेक वैल्यूज फ्रॉम यूजर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इस टाइप से आपने यहाँ पर यूजर से वैल्यूज गेट करी है और आपने आपके प्रोग्राम में इसे प्रिंट करवा कर दिखा है। अब आप ऐसा बोल सकते हो कि चलो ठीक है, ये तो हमने वैल्यूज गेट कर ली है, तो क्या वैल्यूज गेट करने के बाद में हम यहाँ पर कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं क्या। अब मैंने पूछा कि यार किस टाइप का टास्क, तो आपने ऐसा सिंपली बोला है कि मुझे अगर दो नंबर को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या कोई फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है, तो हाँ आप ऐसे भी यहाँ पर टास्क परफॉर्म कर सकते हो। अगर हम बात करें कि वो टास्क हम कैसे क्या परफॉर्म करेंगे, तो देखते हैं हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल। मैंने करा सिंपलीफाई, मैं यहाँ पर आ गया सेव एज, सेव एज में मैंने करा यहाँ पे सी यूनिक प्रो, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया prog 11। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर करता हूँ अपनी, और अपनी स्क्रीन क्लियर करने के बाद में मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको सबसे पहले, जिसमें याद हो तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था है ना, एट द टाइम ऑफ टोकन्स है ना, एंड द कंसेप्ट इज ऑफ कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोग्राम showing the concept of constant, program showing the concept of कांस्टेंट। तो अब अगर अपन बात करते हैं कि ये कांस्टेंट का कंसेप्ट क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, क्या मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा लिख दिया सबसे पहले इंट ए इक्वल्स टू 100, मैंने सिंपली ऐसा लिखा है ना, मैंने क्या लिख दिया है इंट ए इक्वल्स टू 100, और अब मैं अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू को क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे यूजर से वैल्यू गेट नहीं करी है, मैं सिंपली ये कांस्टेंट का कंसेप्ट यहीं पर बता रहा हूँ, फिर एक कांस्टेंट का कंसेप्ट में यहाँ पे यूजर से वैल्यू गेट करने का भी बता दूंगा। मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसा लिख दिया वैल्यू, और वैल्यू में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वैल्यू और परसेंट डी लाइन चेंज, और मैंने यहाँ पर कॉमा करके कर दिया ए। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है। अगर मैं इसे सिंपली सेव करता हूँ और सेव करके अगर मैं इसे रन करता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर 100 मिलेगी। ठीक है, नो डाउट 100 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ कर देता हूँ, क्या मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया a इक्वल्स टू 200, तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, a की वैल्यू 100 भी है, a की वैल्यू 200 भी है, बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट की, तो रिजल्ट में मुझे 200 मिलेगा। अब 200 कैसे मिला है, क्योंकि याद हो तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था, द कंसेप्ट ऑफ टोकन है ना, और वो टोकन के अंदर आपने पढ़ा था वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन हुज वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, तो उसकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है। तो हाँ, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है आपकी। ठीक है, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं हमारे कांस्टेंट की, क्योंकि हमको तो कांस्टेंट का कंसेप्ट देखना है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, कॉन्स्ट। और अगर मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ, तो फिर मुझे इसको यहाँ पे कैसा लिखना पड़ेगा, कैपिटल में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, इसको कैपिटल में। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे कैपिटल में लिख दिया। ठीक है, और अब इसे मैंने कैपिटल में लिखा है, और अब मैं यहाँ पर फिर से है ना इसकी वैल्यू को मैंने ऐसा लिखा रहने दिया, या फिर चलो ठीक है अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसे कांस्टेंट बनाया, और कांस्टेंट बनाने के बाद में अब अगर मैं यहाँ पर इसे क्या करता हूँ, रन करता हूँ, मैंने यहाँ पर ये नेक्स्ट ए को क्या कर दिया है, तो मैंने इस नेक्स्ट ए को अभी कमेंट कर दिया है ना, वो कंपाइल नहीं होगा। मैंने इसे रन किया, तो अब यहाँ पर ये मुझे क्या दे रहा है, यहाँ पर मुझे ये एक एरर दे रहा है और वार्निंग दे रहा है, सिंपली क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड सिंबल ए, राइट। यहाँ पर मुझे चेंज करना रहेगा, तो मैंने यहाँ पर भी क्या प्लेस कर दिया, ए। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं फिर से इसे रन करता हूँ, तो मुझे वैल्यू कितनी मिल गई है यहाँ पर, 100। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब ऐसा कुछ करता हूँ कि मैंने यहाँ पर आकर ऐसा कुछ कर दिया, मैंने इसे यहाँ पर सेव किया, अब सेव करने के बाद में अब अगर मैं बात करता हूँ कि अब यहाँ पर होगा क्या,
अब आपने इसे यहाँ पे जब सेव किया है ना, और सेव करने के बाद में अब जब आप इसे यहाँ पे रन करोगे तो रन करने पे देखो ये आपको क्या दे रहा है, एरर। और एरर की अगर अपन बात करें तो अभी एरर क्या बोला है, कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर आपने जो ए को कांस्टेंट बनाया है अब आप उसको यहाँ पर मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको ये स्पेसिफिक ए इक्वल टू 200 को यहाँ से हटाना रहेगा। अगर आपने एक बार किसी स्पेसिफिक वेरिएबल को कांस्टेंट बना दिया तो उस केस में अब आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अब अगर आप यहाँ पर ऐसा बोलो कि यार आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है, अब आपको यहाँ पर यूजर से वैल्यूज गेट करके 3 नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। या सिंपली आप ऐसा बोलो कि आपको 2 नंबर को ऐड करना है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हम कैसे 2 नंबर को यहाँ पर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर आया, मैंने सेव एज किया, सी यूनी प्रो, यहाँ आने के बाद मैंने क्या कर दिया, प्रॉक 12। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या लिखा, प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। अब मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ बोला है, अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर सिंपली कॉन्स्ट के कंसेप्ट को हटा देता हूँ यहाँ से। मैंने सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया, इंट बी, इंट सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट ए कॉमा बी, है ना, वैसे बी भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ए कॉमा बी कर दिया यहाँ पर। अब ए कॉमा बी करने के बाद मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया सी, है ना। अब अगर हम बात करते हैं अब करेंगे क्या, तो मुझे यहाँ पे यूजर से वैल्यू गेट करना है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या करा, मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू गेट करना रहेगी, तो मैंने लिखा स्कैन एफ, स्कैन एफ मैंने क्या गेट करा, परसेंट डी एम परसेंट ए। एक चीज हमेशा याद रखना कि ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो आप स्लैश एन स्लैश टी लगाते हो वो स्कैन एफ के अंदर नहीं आता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट एफ के अंदर ही आता है। आपने अब यहाँ पर क्या करा, आपने यहाँ पर लिख दिया एंटर वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, आपने यहाँ लिख दिया एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, आप यहाँ आए, आपने लिखा स्कैन एफ, और स्कैन एफ के बाद में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, परसेंट डी, और उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, एम परसेंट बी। ठीक है, अब आपने ए और बी की वैल्यू गेट कर ली है, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, आपने ऐसा लिखा। और अब इसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको प्रिंट करोगे, तो प्रिंट करने के लिए आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, आपने लिख दिया है सम, और सम के बाद आपने यहाँ लिख दिया है परसेंट डी लाइन चेंज। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ पे क्या कर दोगे, सी। यहाँ पर जो मैंने लाइन चेंज करी है ये ऑप्शनल है, करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसके बाद में तो कोई लाइन आने वाली है नहीं, आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, और मैंने कुछ इस टाइप से लिख दिया, मैंने अपने प्रोग्राम को यहाँ पर क्या कर लिया है, सेव करा है ना। एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ बी, 2 नंबर को आपने फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी ऐड कर लिया, और सी को आपने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन करता हूँ, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एंटर वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर मैंने लिखा 5, एंटर वैल्यू ऑफ बी मैंने लिखा है 8, मुझे कितना मिल गया है, सम इक्वल्स टू 13। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको प्रोग्राम दिख रहा है, जिसमें आपने क्या करा है, सिंपली यूजर से 2 वैल्यूज गेट करी है और अपना टास्क ऐसे परफॉर्म किया। अब अगर हम बात करते हैं क्या, चलो ठीक है ये तो प्रोग्राम आपको दिख रहा है, क्या इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ क्या, और शॉर्ट कर सकता हूँ क्या इस प्रोग्राम को, तो यस वी कैन शॉर्ट दिस प्रोग्राम, है ना। हम इस प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, और शॉर्ट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं हम, तो मैं फाइल पर आया, मैंने सेव एज किया, यहाँ पर आने के बाद में आपने क्या लिखा, प्रॉक, और प्रॉक के बाद में आपने करा यहाँ पे 13। अब अगर हम बात करते हैं मुझे इसे और छोटा करना है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा रहने दिया ए बी, और मैंने एक वेरिएबल हटा दिया। मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर दूंगा, एंटर वैल्यू ऑफ ए, और यहीं पे मैंने लिख दिया एंटर वैल्यू ऑफ बी। अब यहीं पर मैं यूजर से वैल्यू गेट कर लूंगा, तो मैंने यहीं लिख दिया परसेंट डी परसेंट डी। अब यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पर बीच में गैप नहीं आती है, विदाउट स्पेस आपको परसेंट डी लिखना है, और यहाँ कॉमा सेपरेट करके आपको एम परसेंट बी लिखना है। ठीक है, आपने ये ऐसा कर दिया। अब यहाँ से आपके पास में सी तो है नहीं, तो आपने इसे भी हटा दिया। फिर अगर हम बात करें कि यार अब क्या, तो अब आप यहाँ पर सिंपली ऐसा लिख दो, अगर आपको प्रिंट करवाना है डायरेक्टली सम, तो आप ऐसा लिख दो सम परसेंट डी, और यहाँ पर आप लिख दो ए प्लस बी, तो डायरेक्टली ए और बी की वैल्यू प्लस होकर यहाँ पे परसेंट डी पर प्लेस हो जाएगी, है ना। और अगर आप ऐसा बोलो कि यार मुझे प्रिंट करवाना है यहाँ पर कैसा, प्रिंट एफ, और मुझे यहाँ पर करवाना है सम ऑफ, है ना, जो भी नंबर एंटर करूंगा, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज दिस, मैंने यहाँ लिख दिया सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी।
लाइन चेंज कॉमा। अब देखो सबसे पहले परसेंट डी पर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ए की वैल्यू, दूसरे परसेंट डी पर आप एक्सपेक्ट करते हो बी की वैल्यू, और तीसरे परसेंट डी पर आप एक्सपेक्ट करते हो ए प्लस बी। मैंने सिंपली यहाँ पर इसे क्या कर दिया, सेव किया, मैंने यहाँ पर इसे रन किया। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, मैंने लिखा है यहाँ पर 43, मैंने लिखा 67, मुझे आउटपुट कितना मिल जाएगा, सम 110, और सम ऑफ 43 एंड 67 इज 110। तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से भी आपकी प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट मिलते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर आपने दो नंबर को ऐड तो किया, लेकिन और सिंप्लीफाइड मैनर में किया और शॉर्ट फॉर्म में आपने ऐड किया। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आज के हमने इस लेक्चर में क्या कवर अप किया है, तो इसमें यूजर से वैल्यू कैसे गेट करते हैं हमने वो देखा, फिर एक आज की वैल्यू का कंसेप्ट देखा, फिर यहाँ पर हमने कांस्टेंट के कंसेप्ट को कवर अप किया है, और सिंपली यूजर से वैल्यू गेट करके दो नंबर को ऐड करने का कंसेप्ट हमने देखा है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में हम हमारे फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम्स देखेंगे कि कैसे हम यूजर से वैल्यू गेट करके फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके उससे हमारा रिजल्ट फाइंड आउट हम करेंगे। ठीक है, तो आज का ये सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इसके आगे का कंटेंट कवर अप करेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में।